हेलो बेटा। हेलो बच्चों। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दूसरे पार्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह बताई गई हैं। ये तो हमें सभी को पता है कि जो वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमें सही टाइम पे फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, सही पॉलिसीज़ के अंदर कम से कम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम से मिनिमम रिस्क पे। तो जो उसके फंक्शंस हैं वही इसकी इम्पॉर्टेंस कंसिडर की जा सकती हैं। और लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें चलता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीज़न होता है उसमें हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर करना पड़ता है। कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि हमारे फंड्स में कितने पार्ट इक्विटी का होगा यानी शेयर्स का होगा और कितना पार्ट डिबेंचर का होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप फंड्स, ऑनर फंड एंड बॉरोड फंड, दो टाइप के फंड्स होते हैं। ऑनर फंड के अंदर हमारे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ये सारा इक्विटी के अंदर आता है। देन बॉरोड फंड के अंदर लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब डेप्ट कहलाता है। तो एक तरीके से जो हमने शेयर होल्डर्स, जो हमारा शेयर होल्डर फंड है या ऑनर फंड है, उसको इक्विटी कहा जाता है, और जो बोरोड फंड है, जो हमने उधार लिया है, उसे डेप्ट कहा जाता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ? द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, यानी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड की जो मिक्सिंग है या जो उसकी रेशो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। इसके अंदर डेप्ट इक्विटी रेशो इन्वॉल्व होती है। यहाँ कहते हैं रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फंड्स की नीड को फुलफिल करने के लिए जो रेशो होती है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। कॉस्ट एंड रिस्क, डेप्ट वर्सेस इक्विटी, इनके अंदर हमारा कॉस्ट और रिस्क जो है ना चलते रहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बट द डेप्ट इज मोर रिस्की देन इक्विटी। यानी अगर कॉस्ट की बात करें तो डेप्ट की कॉस्ट कम होती है इक्विटी से। डिबेंचर इशू करने में जो फ्लोटिंग कॉस्ट है वो कम है, लेकिन रिस्क डेप्ट में ज़्यादा है। क्योंकि रिस्क किस लिए ज़्यादा है? क्योंकि डेप्ट में जो एक फिक्स हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज़ दी प्रॉब्लम, वो रिस्क रहता है। अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी उसका जो कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, इंटरेस्ट तो उन्हें देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज़ लेस देन द इक्विटी एज लेंडर रिस्क। अगर ऑनर के रिस्क की बात करें तो डेप्ट का कॉस्ट कम है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है, ध्यान देने लायक बात है ये कि ऑनर का रिस्क, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑनर का रिस्क ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका जो मैनेजमेंट का पोर्शन है, मैनेजमेंट का जो पावर है वो चली जाती है शेयर्स इशू करने पर। लैंड ऑन अर्न एन एश्योर्ड इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर हम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मतलब जो हमें पैसा दे रहा है, तो डेप्ट के केस में लेंडर का जो रिस्क होता है वो कम से कम होता है, क्योंकि उससे पता है एक फिक्स अमाउंट से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन शेयर होल्डर्स को, जो शेयर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिस्क ज़्यादा होता है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही हमें मिलेगा, उनके रिटेन अर्निंग रिजर्व से बचेगा कुछ पैसा तो ही हमें मिलेगा। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इंटरेस्ट में फ़र्क आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और यही हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट बनता है कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स से डिडक्टेबल होता है और डिविडेंड पे टैक्स लगता है। यही एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। डेप्ट इज़ मोर रिस्की फॉर बिजनेस एज इट एड्स द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस। तो डेप्ट के अंदर एक नुकसान ये हो जाता है वो क्योंकि फिक्स्ड चार्जेस हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द बिजनेस। तो ये इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को सही ढंग से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इफ़ेक्ट होती है और फाइनेंशियल रिस्क भी इफ़ेक्ट होता है।
optimal capital structure is that combination of debt and equity that maximize the market value of the share of that company. यानी हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे ऑनर्स की यानी शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू बढ़े, शेयर्स की वैल्यू बढ़े इससे। तो इस कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है, फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है। यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर मैं थोड़े से 2 मिनट के अंदर इस बात को कंप्लीट करूँगा, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए कि डेप्ट ऑन इक्विटी का मीनिंग है कि हम अपने फंड्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए डेप्ट इशू करें शेयर्स के बजाय, या कितने शेयर्स के ऊपर कितना डेप्ट इशू करें, ये सब कुछ हमें डिपेंड करता है हमारी अर्निंग पे। अगर एक कंपनी को प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, उस केस में उसे डिबेंचर इशू करना प्रॉफिटेबल है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट गेट कर रही है, उस केस में डेप्ट इशू करना प्रॉफिटेबल है। वो उसकी कॉस्ट कम रहती है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है। यहाँ पर इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो टैक्सेबल होता है, मतलब वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जिससे हमारा टैक्स की वैल्यू कम हो जाती है और पर शेयर हमारी वर्थ बढ़ जाती है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर प्रॉफिट्स कम हैं तो उस केस में शेयर्स इशू करना प्रेफरेबल रहता है, ज़्यादा बेनिफिट रहता है उसका। यहाँ पर कि डिबेंचर ज़्यादा इशू किए जाए या शेयर ज़्यादा इशू किए जाएं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये भी चेक किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है। अगर रेट ऑफ रिटर्न्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो डिबेंचर इशू करना प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मोर देन रेट ऑफ रिटर्न्स, तो शेयर्स इशू करना प्रेफरेबल है। ये तो बच्चा भी समझ सकता है। यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते। कैश फ्लो पोजीशन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कैश फ्लो पोजीशन हम बहुत दफ़े देख चुके कि कितना कैश आ रहा है जा रहा है, सभी केसेस में कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, मीटिंग डेब्ट सर्विसेज, इससे ये सब कैश पे बेस्ड होता है। अगर हमारे पास कैश एक रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है तो डिबेंचर इशू करना प्रेफरेबल है, क्योंकि हम इजीली इंटरेस्ट अपनी अर्निंग से पे कर सकते हैं। अब क्योंकि क्या है कि मेरे को थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी कॉन्सेप्ट्स को खींच रहा हूँ, इतनी छोटी सी वीडियो में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशो, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच कैलकुलेटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, मतलब कितनी हमारी अर्निंग है और हमारी कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है, इसके रेशो को एक्सप्लेन करता है। लोअर शैल बी रिस्क ऑफ कंपनी फॉलिंग टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट। अगर ये कम है, मतलब अर्निंग इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कम है, तो ये रिस्की है, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है टू पे द इंटरेस्ट। ओके, सो लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेप्ट नॉट यूज्ड, एज यू सी कि डेप्ट यूज़ नहीं करना चाहिए अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है। इसी तरीके से डेप्ट सर्विस रेशो, ये सब रेशो को चेक करके हमें पता चलता है कि हम डेप्ट इशू करें या नहीं। इसी तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना पैसा इन्वेस्ट करके हमें मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली जाता है। इफ़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज़ हायर, द कंपनी कैन चूज यूज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज द EPS। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट जो है ना कंपनी की कमाई ज़्यादा हो रही है, तो हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स कि शेयर्स इशू ना करके फर्दर डिबेंचर इशू करें तो हम अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है। जब हम टोटल अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, वी गॉट अर्निंग पर शेयर, दैट इज इट इज एबिलिटी टू यूज डेप्ट इट इज ग्रेटर। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हमें डेप्ट इशू करना प्रॉफिटेबल है देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कितना डेप्ट का कॉस्ट आ रहा है। मोर डेप्ट कैन बी यूज्ड इफ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लो, मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टैक्स ज़्यादा है, टैक्स की रेट ज़्यादा है तो डिबेंचर इशू करना प्रेफरेबल है बच्चों। अ हायर टैक्स रेट मेक्स डेप्ट रिलेटिवली चीपर एंड इंक्रीज द अट्रैक्शन एज कंपेयर टू इक्विटी। तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल है इंटरेस्ट, तो डिवेंचर इशू करना मोर प्रेफरेबल है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती है व्हेन द कंपनी यूज मोर डेप्ट, फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द इक्विटी होल्डर इंक्रीज देयर डिजायर रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज। ये चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, इसके अकॉर्डिंगली फ्लोटिंग कॉस्ट कितना खर्चा आ रहा है, ये सारी चीज़ें, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल जैसे मैंने बताया कि डिवेंचर इशू करने पे हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर डेप्ट इशू किए जाते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरीके से फिक्स कैपिटल, जो हमें लंबे समय के लिए यानी फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जिन पैसे की ज़रूरत होती है वो फिक्स कैपिटल कहलाती है। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज़्यादा फिक्स एसेट्स की ज़रूरत होती है। कितना बड़ा बिजनेस है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अगर हम जो है ना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। टेक्निकल अपग्रेडेशन, देन ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो है ना कैपिटल, फिक्स कैपिटल की हमें नीड होती है। इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल, रूटीन में जितने पैसे की ज़रूरत है वो सब वर्किंग कैपिटल कहलाती है। वो उसमें वो भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, बिजनेस साइकिल ध्यान देने लायक बात है। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं और रिटर्न जब आ रही है उसके बीच का पीरियड कितना है। In the time boom, more production will be undertaken and so more working capital will be required during that time and compared to depression के कंपैरिजन में बूम में ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो वो हमारा ध्यान देने लायक बात है। सीजनल फैक्टर, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, कितना पैसा हम क्रेडिट मिल रहा है और कितना पैसा हम क्रेडिट हमें देना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन, ऑपरेशन साइकिल, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। प्लीज़ मैं इसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोला, बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसकी डिटेल वीडियो एक और बनाऊँगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, अब मैं ये वीडियो यहाँ कंप्लीट करता हूँ बच्चे, और गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।